और इस बीच जरा एक बार जम्मू कश्मीर पर भी तो नजर डालिए ना, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर में तस्वीर कमोबेश साफ होती हुई 2 घंटे काउंटिंग के हो गए हैं और जम्मू कश्मीर में 49 पर इस समय इंडिया गठबंधन पहुंचा हुआ नजर आ रहा है और वहीं बीजेपी के खाते में 23 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर की ओवरऑल पिक्चर अभी इंडिया गठबंधन के पक्ष में नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन 49 और बीजेपी 23, 46 का बहुमत वाला जादुई आंकड़ा जम्मू कश्मीर, जिसके पार इस समय इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है। लेकिन मामला हरियाणा में फंस गया है क्या? हरियाणा बीजेपी 43, कांग्रेस 42, मामला फंस गया क्या हरियाणा में? नहीं, कोई मामला नहीं फंस गया। आप देखती जाइए, थोड़ा जो है 2-3 बजे तक आपको समझ में आ जाएगा। ये बड़ी खबर आ रही है, पुंडरी सीट से बीजेपी आगे, और पुंडरी सीट से बीजेपी के आगे होने का मतलब यह है कि पुंडरी सीट से 70 के दशक से लगातार जो इंडिपेंडेंट है वही जीत रहा है। और ऐसे में अगर बीजेपी पुंडरी सीट पर आगे तो मतलब गुड़गांव से हाँ। आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में आगे चल रहा है, हाँ। जबकि कोई भी दूर दूर तक नहीं है, कहीं फाइट में भी नहीं है वो, तो वेट कीजिए। ना मैं तो लेकिन ये कह रही हूँ कि जब कांग्रेस 65 पर पहुंच गई थी तब सब लोग कह रहे थे यही ट्रेंड रहने वाला है। अब सब कह रहे हैं वेट कीजिए। नंबर बदल गया सर, नंबर बदल गया। बीजेपी 44, कांग्रेस 41, नंबर लगातार बदल रहा है। मतलब मामला टाइट, बीजेपी को बढ़त नहीं है। आप देखती जाइए, आंकड़ों में तो है ना फिलहाल रुझान। फिलहाल है। फिलहाल रखिए, थोड़ी 1-2 घंटे और इसका आनंद लीजिए। लेकिन अल्टीमेटली होने वही वाला है कि 60 के ऊपर 63 के आसपास कांग्रेस की सीटें। कुछ देर पहले तक तो आप लोग आनंद ले रहे थे, कुछ देर पहले तक तो आनंद विजय सर सब लोग आनंद ले रहे थे। आनंद विजय जी कह रहे थे कि जरा रुक जाओ, जरा ठहर जाओ, जरा इंतजार कर लो। लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है बीजेपी जो है वो बहुमत की तरफ कदम बढ़ाती हुई। बीजेपी 44, कांग्रेस 41। हरियाणा हाँ अभी तो ये बता रहा है, लेकिन ये मुझे लगता है कहीं स्टैटिक है। इसी के नेक टू नेक जो चल रहा है ये स्टैटिक है। इससे आगे कौन कैसे बढ़ता है उस पर अगला ट्रेंड सेट होगा। हाँ। वो अगला ट्रेंड सेट हो सकता है इधर हाफ एन आवर, हाँ। आधे घंटे में बीजेपी आगे चल जाती है, कांग्रेस जाती है, या फिर यही फाइट चलती है, फिर तो कहीं ना कहीं हंग असेंबली की तरफ ही जा रहा है। तो अगले आधे घंटे में कौन कितनी बड़ी छलांग लगाता है, सब कुछ उसी पर निर्भर करेगा। आदेश रोमाना, एक बात देखो कि पहले 65 पे कांग्रेस पार्टी गई, वो घट के 36-37 तक आई, अब 41 पे आ गई है। बीजेपी 20 से 44 पे आ गई है। यानी नंबर लगातार फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचना कि किस तरफ जा रहा है हरियाणा थोड़ी जल्दी है, मुझे लगता है कि। लेकिन इंटरेस्टिंग बात मैं फिर वही कहूँगा कि 2 पार्टी नेशनल पार्टी से जो कंटेस्ट है, ये हरियाणा के लोगों की सोच को बताता है कि हमने फाइट इतना तो जरूर तय है कि आर पार की हो रही है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही हो रही है, बाकी सबको खारिज कर रही है हरियाणा की जनता। और लीजिए यहाँ पर जानकारी जो मिल रही है, INLD 2 और अन्य जो है वो 3, और ये जो अन्य 3 है ये तीनों जो है वो बीजेपी के बागी हैं। तो एक तरीके से ये 3 वाला आंकड़ा जो है ये आप जोड़ सकते हैं बीजेपी के साथ। ये तीनों निर्दलीय बीजेपी के बागी, मतलब नतीजों के बाद तो जाहिर सी बात है कहां जाएंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस की जानकार होने की जरूरत तो है नहीं आपको। तीनों बीजेपी के बागी हैं और तीनों आगे चल रहे हैं। आदेश क्या रॉकेट साइंस है? बागी किसी के नहीं होते, वो सत्ता के होते हैं। जहां बीजेपी को फिर से बहुमत मिल गया है। बीजेपी बहुमत के पार 47 पर बीजेपी पहुंच गई है और 10 सीट पीछे पिछड़ती हुई कांग्रेस पार्टी 37, बीजेपी 47। आर्या साहब जी देखो, हिसार से जो लड़ रही है जिंदल, वो कांग्रेस की बागी कैंडिडेट नहीं है, सॉरी बीजेपी की। हाँ। तो तीनों बागी मत कहिए आप। हाँ। बीजेपी की तरफ चली जाएंगी, बीजेपी के लिए सहानुभूति। बेटे जो हैं वो सांसद बीजेपी के, जिसकी सरकार बनेगी निर्दलीय उनके साथ होंगे। चाहे 2 जीते चाहे 4 जीते, ठीक है, चाहे वो कांग्रेस बहुमत में आए चाहे बीजेपी। चलिए अभी तो नंबर जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा हासिल करती हुई रुझानों में 47 पर बीजेपी है और कांग्रेस देखिए कितना पिछड़ती हुई बीजेपी से। कांग्रेस 37, बीजेपी 47, फासला बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले बढ़ाती हुई। दिबांग, चुनाव आयोग को जो आंकड़ा है वो तो बहुत ही नाटकीय हो गया है। बीजेपी 41, कांग्रेस 34, इंडिपेंडेंट 4, INLD 1, BSP 1। बिल्कुल, तो ये चुनाव आयोग का 41-34 के साथ आंकड़ा वहां पर अपडेट होता रहता है और उसमें चुनाव आयोग जो है वो लगातार बीजेपी की लीड बनी हुई है चुनाव आयोग के आंकड़े में। और वहां पर भी कांग्रेस जो है वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ हरियाणा ABP न्यूज की स्क्रीन। बीजेपी 47, कांग्रेस 37। हाँ जी पंकज जी, ये चुनाव आयोग का जो आंकड़ा है ये 79 सीट्स के जो है वो रुझान दिखा रहा है। 11 सीट अभी इसमें शामिल नहीं है।
वो किस तरफ जाती हैं ये भी तो महत्वपूर्ण है। ठीक। तो चुनाव आयोग के आंकड़े को अगर हम ऑथेंटिक भी मान लें तो वो 79 सीट्स आउट ऑफ 79 सीट्स है। ठीक है, उस आउट ऑफ 79 सीट्स में फिलहाल बीजेपी जो है वो 41 पर चुनाव आयोग बढ़त दिखा रहा है, ये भी तो फैक्ट है ना। और उन 79 में कांग्रेस तो बीजेपी से पिछड़ रही है। और देखिए रादौर से बीजेपी के जो जानकारी मिल रही है, जगाधरी से बीजेपी के कंवरपाल गुर्जर जो हैं वो 5000 से पीछे चल रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है। जगाधरी सीट और बीजेपी के कंवरपाल गुर्जर लगातार जीते हुए हैं 2 टर्म से, और इस बार फिर से जगाधरी से बीजेपी ने इन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं रादौर से श्याम सिंह राणा आगे चल रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार। तो कुल मिलाकर ये आगे पीछे वाला मामला बना हुआ है और अभी इंतजार कर लेना चाहिए। तो बहुमत का आंकड़ा तो पार कर लिया बीजेपी ने, और अभी आदेश कह रहे थे कि आधा घंटा इंतजार कर लीजिए। तो 9:30 बजे के बाद से तस्वीर बदलना शुरू हुई बीजेपी के पक्ष वाली, और वही बनी हुई है। देखिए आदेश बहुत गंभीर व्यक्ति हैं और उन्होंने लोकसभा में भी जो कहा था, मैं सार्वजनिक रूप से भी इनकी प्रशंसा कर चुका हूं, मैं इनकी बात मानता हूं। तो मुझे लगता है कि आधा घंटा और इंतजार कर लीजिए। और अभी जो बहुत देर से आकाशवाणी भी नहीं हो रही है, जब से बीजेपी बहुमत दिखा रहा है आंकड़े में, तब से आकाशवाणी चुप हो गया। पता नहीं, हम लोग यही बातें कर रहे थे कि इतनी बीजेपी को बहुमत आने वाला दिखता है आंकड़ा, तो आकाशवाणी भी चुप हो जाता है। जैसे ही कांग्रेस को पर हम सब बोल रहे हैं ना, तब अति उत्साह में हम सब यहाँ पर बोल रहे हैं, जब आंकड़ा बदल रहा है, इतनी तेजी से तस्वीर बदली है, कहा तो एकदम मामला स्टैटिक हो गया था और अब सब उत्साह से भर गए हैं। देखिए यहाँ पर, और आंकड़ा ये कह रहा है कि फिलहाल बीजेपी 47, कांग्रेस 37, बीजेपी जादुई आंकड़ा पार करती हुई अपने दम पर बीजेपी बहुमत हासिल कर रही है हरियाणा विधानसभा में। इस समय का यही बड़ा आंकड़ा रुझानों का। देखिए ये एक लाइव कमेंट्री की तरह है, जब तक गेम के रिजल्ट नहीं आ जाते हैं क्या हम उस कमेंट्री को बंद कर देंगे? उस पे इस तरह का सवाल खड़ा कर देना, हमने अपनी आकाशवाणी हो गई है। अंबाला कैंट सीट से बीजेपी के अनिल विज पीछे। अंबाला कैंट सीट से बीजेपी के अनिल विज पीछे। अनंत सर ने फरमाइश की और फौरन ही आकाशवाणी सामने आई, लेकिन बीजेपी के लिए बुरी खबर लेकर आई, अनिल विज पीछे हो गए। देखिए ये जैसे गेम जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते हैं, क्या उससे पहले कमेंट्री नहीं होती है? क्या हमें इस कमेंट्री के सिस्टम में विश्वास नहीं है? जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस सिस्टम का मजाक न बनाएं। हम लोग सुबह से कुछ ना कुछ, हम कुछ भी अपनी जानकारी के आधार पर कह रहे हैं, हमारे सोर्सेज हैं, हमारी अपनी जमीनी सूचनाएं हैं, उसके आधार पर कह रहे हैं। और वही लोग हैं जिन्होंने लोकसभा में इसके बहुत मजे लिए थे, कूद कूद के मजे लिए थे, 400 पार वाले। और वो आप सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों कह दिया, इन सारे लोगों को क्या कर देना चाहिए, देश से निकाल दो ना क्या कर दो। नहीं, भाई लोकतंत्र है, संवाद करेंगे, बात करेंगे, नहीं तो हम शो कैसे करेंगे? चर्चा ही में तो मजा है। सिस्टम में भरोसा मत रखिए। आप ऐसा मत करो, केजरीवाल जी आप क्यों बोल रहे हैं, सीधा सीधे बोला अब तो अनिल विज के पास जाना है। अरे मेरी बात तो ऐसे मत सुनो। करो सर, बोलने तो दो ना। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं किसी पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ मेरे भाई, मैं तो सिस्टम पे सवाल उठा रहा हूँ। आकाशवाणी पर सवाल उठा दिया मैं तो उन्होंने। आकाशवाणी, मैं तो अरे आंकड़ा बदल गया, आंकड़ा बदल गया। बीजेपी 50 पर, बीजेपी 50, आकाशवाणी लेकर आई है, बीजेपी 50 पर पहुंच गई है, कांग्रेस 35 पर। हरियाणा के रुझानों में बीजेपी 50 सीटों पर आगे। हरियाणा के रुझान और बीजेपी 50 सीट पर आ गई। ये तो बड़ी जीत की तरफ, बड़ी बढ़त की तरफ बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आदेश, मुझे सरप्राइज इस बात का हो रहा है कि जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की वेव थी, तब बीजेपी की 47 सीट आई थी, 19 में 40 सीट आई, और 10 साल के राज करने के बाद अब 50 पे बीजेपी खड़ी हुई है। ये मेरी समझ से बाहर है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है आनंद जी, इस पर आपको जवाब देना चाहिए। वो कह रहे हैं 2014 में जब मोदी वेव थी तो बीजेपी 47, अच्छा 5 साल के बाद बीजेपी 40, और अब 10 साल की सत्ता के बाद बीजेपी इस समय रुझानों में 50। इसका एक काउंटर ये हो सकता है कि क्या मोदी की लोकप्रियता वापस बढ़ने लगी है? हाँ, ये तो काउंटर हो ही सकता है ना। इसलिए मैं सुबह से कह रहा था, मैं लोगों तो हरियाणा के चुनाव के नतीजे का मैं- केंद्र सरकार को लेकर कोई बड़ा संदेश जो हरियाणा के लोग दे रहे हैं, इस पर भी जवाब लेंगे हम। जरा सुन लेते हैं क्या कह रही है कुमारी सैलजा। अच्छा, अभी थोड़ी देर में वो रिएक्शन आएगा, तब वो सुनाएंगे दर्शकों को। प्रवीण जी, में देखा होगा कि इन्होंने कहा कि मनोहर लाल खट्टर की हार होगी। अब बीजेपी आगे गई तो मोदी जी की लोकप्रियता आ गई। मतलब ये क्या डबल स्टैंडर्ड? अरे विजय जी घिर गए आप कह रहे थे मनोहर लाल खट्टर की हार, और अब आप मोदी जी को जीत का श्रेय दिलवा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, आपने मुझसे आदेश जी के वक्तव्य पे रिएक्शन पूछा, मैंने उसका काउंटर आर्गुमेंट दिया। ये कब कहा मैंने कि ये मेरी राय है? काउंटर आर्गुमेंट आपने अपनी पहले बयान के विरोधाभास में दे दिया ना सर। विरोधाभास में नहीं दिया, मैंने उनके क्रिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अरे ये बड़ी खबर आ रही है, देखिए जुलाना से विनेश फोगाट जी, पिछड़ गई पीछे है। चल रही है ये 6,000 बड़ी खबर है, जुलाना से विनेश फोगाट पिछड़ गई है। जुलाना सीट से कांग्रेस की विनेश फोगाट पीछे।
ये बड़ी खबर है, जुलाना से विनेश फोगाट पीछे चल रही हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी उम्मीदवार, स्टार उम्मीदवार, सबसे ज्यादा आकर्षण जिस उम्मीदवार के नाम के साथ जुड़ा वो यही विनेश फोगाट, जिनके जरिए कांग्रेस की तरफ से बड़ी एक संदेश देने की सियासी तौर पर कोशिश की गई, खासतौर से पहलवान और हरियाणा की बेटियों की अस्मिता के तौर पर कांग्रेस ने विनेश फोगाट को आगे किया। और ऐसे में अब विनेश फोगाट का जुलाना से पीछे होना, बीजेपी के योगेश बैरागी का आगे होना, अपने आप में ये महत्वपूर्ण हो जाता है। नेहरा जी, हालांकि मैं कभी जात पात की बात नहीं करता और ना करनी चाहिए पत्रकारिता में, लेकिन अगर वैसे तो विनेश फोगाट वहाँ से जीत रही हैं, अगर उनके साथ 19-20 होता, अगर हारती हैं तो जाट कौम का विलेन जो होगा वो अभय सिंह चौटाला होंगे, क्योंकि उन्होंने बार बार जो कैंपेनिंग की है अपने प्रत्याशी के लिए और उनके खिलाफ बोला है, तो उनके खिलाफ जाएगा। नहीं मतलब जाट वोट बढ़ जाएगा, ये तो पहले ही कहा जा रहा था कि जाट वोट बटेगा नहीं, जाट वोट, हाँ नहीं, आपने कैंपेनिंग की, कैंपेनिंग का असर तो ये होगा ना कि जाट वोट बटेगा, तभी तो पीछे हो रही है। नहीं, हर दल अपने लिए कैंपेन करता है। अभय चौटाला ने अगर विनेश फोगाट के खिलाफ बोला तो वो कोई गलत नहीं है, हर पार्टी अपने लिए कैंपेन करती है ना, उसमें क्या गलत है बताइए। इस बात का कोई अर्थ नहीं है कि जाट वोट ये है, जाट वोट ये। अब जाट नॉन जाट की बात नहीं करनी चाहिए, अभी आप नहीं कर रहे थे। एक चीज और कहना, नहीं वो जाट नॉन जाट की बात नहीं कर रहे, वो जाट वोट में डिवीजन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जाट वोट बट रहा है, तस्वीर बदली है, तस्वीर बदली है। बीजेपी 51 पर पहुंच गई है, बीजेपी और बढ़त बनाते हुए बीजेपी 51, कांग्रेस 34। ये तस्वीर तो लगातार बदल रही है। बीजेपी हरियाणा में तेजी से आगे बढ़ रही है, कांग्रेस लगातार पिछड़ रही है। और आपको बता दें, चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के रुझान और चुनाव आयोग के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल गया है, बहुमत वाला जादुई आंकड़ा 46। चुनाव आयोग के आंकड़ों में बीजेपी को बहुमत। दिबांग, बीजेपी 46, कांग्रेस 33, INLD 1, BSP 1 और इंडिपेंडेंट 5। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, फिलहाल चुनाव आयोग के रुझानों में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है, 46 बीजेपी ने हासिल कर लिया सर चुनाव आयोग के रुझानों में। पंकज जी, हाँ, रुझानों में किया है। हाँ। अब अनिल विज अगर हार रहे हैं, 3,500 वोट से पीछे चल रहे हैं, तो शाम का अभी कुछ पता नहीं। गोहाना से विनेश फोगाट पीछे हो गई है। हाँ, तो अनिल विज पीछे चल रहे हैं अंबाला छावनी से। हाँ। तो ये अभी आगे पीछे होता रहेगा। हाँ। अभी आगे पीछे होता रहेगा। अभी आगे पीछे होता रहेगा या अभी सेटल होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर? जुलाना में तो प्रियंका जी ने कैंपेन किया, प्रियंका जी ने वहां पर मतलब क्या कहते हैं, कैंप भी किया, कैंपेन भी किया। अगर जुलाना में ये स्थिति है तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी जुलाना के नतीजों का थोड़ी देर और इंतजार करूंगा। हाँ। क्योंकि आधे घंटे में स्टेबलाइज हो जाएगा कि क्या होने जा रहा है। मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि कहा तो कांग्रेस की सुनामी आ रही थी, और ऐसे में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरों में हरियाणा के अंदर उम्मीदवार के तौर पर अगर देखा जाए तो विनेश फोगाट, और विनेश फोगाट पिछड़ रही है। भाई भले ही आगे जाके कवर अप कर लें, लेकिन अभी की स्थिति तो ये है ना, पिछड़ रही है। हैरान नहीं करती है बात? ये बिल्कुल हैरान करती है कि जो रिजल्ट दिख रहे हैं सामने, ऐसा लग नहीं रहा था फील्ड में कि ऐसा होगा। लेकिन एक चीज और है रोमाना, कि अभी 10 सीट पे 1000 वोट से कांग्रेस आगे चल रही है, पीछे चल रही है, और 10 सीटों पर बीजेपी 1000 सीट वोट से आगे। हाँ। तो 1000 वोट का जो डिफरेंस है वो बहुत कम डिफरेंस। ठीक है, अभी कुछ भी हो सकता है, आप ये कह रहे हैं इंतजार करना चाहिए, लेकिन अभी का नंबर बता दूं फिर से, हरियाणा 90 सीटें और फिलहाल बीजेपी 51, बीजेपी आगे बहुमत का आंकड़ा पार करके बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। 10:13 अभी समय हो रहा है। बीजेपी 51, कांग्रेस 34, हरियाणा 90 विधानसभा सीटें, जादुई आंकड़ा 46, उसे पार करके कंफर्टेबल पोजीशन में अपने दम पर बीजेपी है। बिल्कुल, देखिए ये अब तो लग रहा है कि ये स्थिर हो जाएगा, इस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब बीजेपी सत्ता में लौट रही है। बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं कह रहा हूँ विनेश की जो बात कह रही थी उसमें और भी कई उसके पहलू हैं। वो जब चुनाव प्रचार करती थी, आप देखिए कि वो जाट क्षेत्र में, जाटों में एक लड़की का आना, उन्होंने महिला अस्मिता की बात उठाई। वो जब प्रचार करती थी उनके चारों ओर देखें कि वो किस तरह से जाट बहुल क्षेत्रों में, उन समाज में अगर एक महिला, एक लड़की आगे आती तो एक बढ़िया संकेत जाता। मेरा यह मानना था, एक पहलू में जोड़ना चाह रहा था कि वो महिला अस्मिता की बात करती रही है। नहीं, जुलाना को कभी कोई महिला विधायक मिली नहीं है। अगर जीतती है विनेश फोगाट, अभी तो देखिए कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो ये भी अपने आप में एक इतिहास होता। आदेश नहीं, कई टर्म ऐसे रहे हैं कि जहां कांग्रेस पार्टी वहां से जीत नहीं पाई। हाँ। और वो बड़ी टफ सीट है। हाँ। दूसरा, जो बैरागी को टिकट दिया बीजेपी ने, और जुलाना सीट पे जाट गैर जाट हो गया। हाँ। तो जाट गैर जाट में मुझे लगता है जुलाना सीट जाट गैर जाट हो गई क्या? जुलाना सीट जाट गैर जाट हो गई क्या? आदेश ही कह रहे हैं पूरा हरियाणा जाट नॉन जाट में बटा हुआ है। हम कुछ भी कहें, ऐसा नहीं है कि जाट वर्सेस नॉन जाट नहीं है। हाँ। अगर ऐसा नहीं होता तो जाट वोट की जो मेजोरिटी है वो कांग्रेस के साथ नहीं होती। तो मतलब प्रवीण, ये जाट नॉन जाट, जाट वोकल और नॉन जाट वोकल ने, और उसी चक्कर में जो जमीन से जुड़े हुए पत्रकार थे वो सब कंफ्यूज हो गए और उनको लग रहा था कि कांग्रेस की सुनामी आ रही है। अभी मुझे लगता है कि 1 घंटे का इंतजार कीजिए। सुनामी तो नहीं आ रही, ये तो निश्चित हो गया कि सुनामी नहीं है।
लेकिन जाट नॉन जाट चलिए इतना मान लिया आपने कि सुनामी नहीं है, वो 60 के पार वाला जो नंबर सब दे रहे थे कांग्रेस पार्टी को, वो रिवाइज करवाना पड़ेगा। वो मुझे लगता है कराना पड़ेगा। ठीक है। और उसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस जिम्मेदार है। ठीक है। जिस तरह के बड़बोले बयान कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस, जाट गैर जाट, ये आखिरकार किधर जा रहा है पूरा का पूरा हरियाणा का चुनाव फिलहाल? नहीं, मुझे ये लगता है कि जाट नॉन जाट नहीं होगा। अगर आंकड़े बदलते हमारे तो जो तीसरे उम्मीदवार हैं, जो इंडिपेंडेंट्स हैं, वो खेल बिगाड़ेंगे कांग्रेस का। अगर बिगड़ा तो मतलब वो अगर वोट बिगाड़ेंगे, काटने, अगर वोट बिगाड़े, काटने वाली वोट वो कह रहे हैं वोट कि काटो। वोट कटवा साबित हो रहे हैं क्या ये? टोटल अदर्स में टोटल 5 सीट हैं जिसमें 2 आईएनएलडी की हैं, तो कहाँ खेल बिगाड़ रहे हैं? जब 2 पार्टियों के बीच में संघर्ष दिख रहा वो है। जीत नहीं रहे, लेकिन वोट कटवा वाली भूमिका की वो वो बात तो कर रहे हैं। नहीं। और इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, गुड़गांव में बीजेपी आगे हो गई है। बीजेपी ने गुड़गांव से मुकेश शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा। इस बार बीजेपी 2014, 2019 में लगातार ये सीट जीतती रही है और हर बार बीजेपी यहाँ गुरुग्राम में अपना उम्मीदवार बदलती रही है। इस बार 2024 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मुकेश शर्मा पर दाव लगाया और फिलहाल मुकेश शर्मा गुड़गांव की सीट बीजेपी की झोली में डालते हुए नजर आ रहे हैं। 4,971 वोटों की लीड मुकेश शर्मा ने गुरुग्राम सीट पर बना ली है। हरियाणा में तो बड़ा उलटफेर हो गया है, बीजेपी 51 पर पहुंच गई है। 51 में से शगुन वाला नंबर भी होता है पंकज जी, ये तो शगुन वाले नंबर पर, 51 वाले नंबर पर, शुभ नंबर पर पहुंच गई बीजेपी। चलिए अच्छा है अगर पहुंच गई तो। आप सोचिए तो सही कि नायब सिंह सैनी 2 घंटे बाद सिर्फ 800 वोट से बड़ी मुश्किल से आगे चल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अनिल विज चुनाव हार रहे हैं, पीछे हो गए 4000 वोट से। ये असली स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। वहाँ आप अभी के रुझानों को इतनी गंभीरता से ले रही हैं जैसे कि ये नतीजों में तब्दील हो गए हैं। पर सर इससे पहले वो 65 वाले जो कांग्रेस के रुझान थे उसको तो सब बड़ी गंभीरता से ले रहे थे, आप भी इतनी गंभीरता से ले रहे थे, और अब आप मानने को तैयार नहीं। इन रुझानों को आप पूरी तरीके से खारिज कर रहे हैं, जबकि अब तो 2.25 घंटे गिनती शुरू हुए, 2.25 घंटे हो गए और अब तो कमोबेश काफी कुछ सेटल होना चाहिए ना मामला। मुझे लगता है अब कंसोलिडेट होना शुरू होगा आंकड़े, और इसमें अब बहुत बदलाव की गुंजाइश होगी। बदलाव होगा अभी सर, बॉडी लैंग्वेज बदल गई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तस्वीर सामने आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भीड़ भी कार्यकर्ताओं समर्थकों की थोड़ी कम हो गई है, और यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बॉडी लैंग्वेज, क्या कुछ निराश से भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आ रहे हैं? मुझे तो जलेबी का पता करना है कि जलेबी बनी कि नहीं बनी, करारी बनी कि नहीं बनी, फैक्ट्री चली कि नहीं चली, और गोहाना से जलेबी पैक होके वहां पहुंची कि नहीं पहुंची। मुझे जलेबी में बहुत इंटरेस्ट है। जलेबी पर आनंद जी को इंटरेस्ट है। हथीन से भाजपा 5000 वोट से आगे चल रही है, तो आप निश्चित मान के चले जो हम करें तो गलत साबित होने जा रहा है, क्योंकि हथीन में मुसलमान कॉन्स्टिट्यूएंसी है और ये माना जा रहा था कि कांग्रेस का मुस्लिम लीड जीतेगा। लेकिन यहाँ पर बीजेपी जो 2019 में भी जीती थी, एक बार फिर से अपनी बढ़त बनाए हुए हथीन में नजर आ रही है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को बदला था, यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से मुस्लिम उम्मीदवार हथीन में उतारा गया, लेकिन फिलहाल हथीन में बीजेपी मजबूती से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और बॉडी लैंग्वेज कुछ बदली सी नजर आ रही थी। हुड्डा साहब की देखी आपने? नहीं, मुझे लगता है कि अभी भी 10 से 15 सीट ऐसी हैं जो बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है, लेकिन वहां पे कांग्रेस जीतने वाली है, अभी मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि अभी 2 राउंड 3 राउंड की गिनती हुई है, 20 राउंड की गिनती आप अपनी बात पर लगातार टिके हुए हैं। नंबर बदल रहा है। बीजेपी 52 पर आ गई है, कांग्रेस 33 पर आ गई है, मतलब बीजेपी तो और आगे बढ़ रही है। बीजेपी तो और आगे बढ़ रही है, कांग्रेस और घट रही है। प्रवीण जी मानने को तैयार नहीं है, पंकज जी कह रहे हैं कि अभी इंतजार कीजिए, लेकिन यहाँ पर जो आनंद जी कह रहे हैं कि साहब ये इसी दिशा में चीजें अब कंसोलिडेट होंगी, तो ये तो कंसोलिडेट होती हुई नजर आ रही है। तिगाव सीट से देखिए किस तरीके से बीजेपी के जो राजेश नागर हैं उन्होंने बढ़त बनाई है। यहाँ पर कांग्रेस ने रोहित नागर को टिकट दिया, जबकि ललित नागर की सीट रही, और ललित नागर जो है वो इंडिपेंडेंट के तौर पर यहाँ तिगाव में अपना किस्मत आजमाते हुए, और ये वजह हो सकती है तिगाव में बीजेपी को फायदा मिल रहा है। ललित नागर ने ही कांग्रेस पार्टी को वहाँ पे मतलब उनकी वोट काटी है, इसलिए बीजेपी वहाँ पे आगे है। लेकिन मुझे ये ट्रेंड ये दिखा रहा है, जो कि अगर ये सस्टेन कर जाता है, कि हरियाणा का चुनाव 10 साल के बाद एक बार फिर से जाट गैर जाट में हो गया। हरियाणा का चुनाव जाट गैर जाट में हो गया क्या? बिल्कुल। देखिए अगर नंबर ऐसे ही रहते हैं तो फिर ये जाट गैर जाट हो गया। बिल्कुल, क्योंकि मैं भी जो कह रहा था कि कांग्रेस को अच्छी सीटें आ रही है, 2/3 बहुमत आ रहा है, तो मेरा उसके साथ ये तथ्य, मतलब जो मेरा तर्क था उसमें ये जुड़ा हुआ था कि जाटों को दलितों का पूरा सहयोग मिला, और दोनों जो हैं जातियां एक साथ आके वोट कर रही हैं। और जाटों को, मुझे ये भी लग रहा था कि जाटों को जब वो सत्ता में होते हैं तब नॉन जाट वाला मुद्दा ज्यादा, वो बाकी जातियां एक साथ एकजुट होती हैं कि जाटों से बचना, लेकिन यहाँ पे जाट विक्टिम बन रहे थे। आंकड़ा बदल गया है, बीजेपी 54 पर और आगे बीजेपी, कांग्रेस 31 पर और पिछड़ती हुई कांग्रेस पार्टी। मामला बिल्कुल पलटता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी तो हरियाणा में बड़ी जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ ही देर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो मीडिया के सामने आने वाले हैं, सुनते हैं जरा क्या कह रहे हैं।
40 दिखा रहे हैं, कांग्रेस 41। जो रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। नहीं वो तो अभी 2 राउंड 3 राउंड हुए हैं, वो जितने रिपोर्ट जाती है उतने सारा जो खबर आई है कांग्रेस की बहुमत आ रही है। 10 साल के बाद क्या कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत में वापसी कर रही है? 10 साल के बाद? हाँ, 10 साल के बाद क्या कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जो ट्रेंड सर चल रहे हैं उसमें बीजेपी खेमे से कहा जा रहा है कि बढ़त बनाएंगे। कहीं नहीं बढ़त बनेगी, आप देखना नतीजा है कांग्रेस का जो ट्रेंड आ रहा है वहाँ कांग्रेस का ज्यादा बहुमत आ रहा है। हजारों लोग नारा लगा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद मुख्यमंत्री के तौर पर आपको देखना चाहते हैं। ये पार्टी फैसला करती है। बीजेपी के बड़े लीडर जो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के बड़े लीडर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है भाई। सर आपको किसी अलायंस की जरूरत पड़ेगी या कांग्रेस नहीं, कांग्रेस अपनी मेजोरिटी लाएगी। सर फुल फ्लैग मेजॉरिटी वाली कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूरी उम्मीद है आपको? हाँ, कह तो जगह कितनी बार कह रहा हूँ। सर क्रेडिट गोज टू राहुल गांधी एंड भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ओनली। क्रेडिट गोज टू पार्टी, राहुल गांधी जी, मल्लिका खड़गे जी, प्रियंका जी, all leaders of the Congress. So what's your and priority, real credit goes to the people of Haryana. What will be your priority, sir, after the fall government? What will be your priority? How many questions will you ask? You ask one question. There are others also. सर काफी रुझानों में क्लोज कंटेस्ट नजर आ रहा है, ऐसा एक्सपेक्टेड था क्या? नहीं था, जहाँ कहीं क्लोज है कहीं पे है, लेकिन कांग्रेस इज गेटिंग मेजोरिटी। आपके लिए नतीजे आने वाले हैं, जो नतीजे अभी दिख रहे हैं? नतीजे मेरे को मालूम है कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप सुन रहे थे, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं, कह रहे हैं हरियाणा की जनता जीतेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूरी तरीके से वो आश्वस्त हैं। हालांकि आंकड़ा लगातार बदल रहा है, बीजेपी इस वक्त बहुमत के आंकड़े को पार करके 50 पर खड़ी हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी कुछ देर पहले तक न सिर्फ बहुमत का आंकड़ा छूकर बल्कि 60 के पार 65 पर पहुंच गई थी और खिसक कर अब कांग्रेस 35 पर सिमट गई है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी मौजूद है। सुधांशु जी, आपको बधाई दे दूं, अब से ठीक 1 घंटे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से बात कर रही थी, उनसे भी मैंने यही सवाल पूछा था, तब कांग्रेस 65 पर थी कि आपको बधाई दे दूं, उन्होंने तो स्वीकार कर ली थी। आप स्वीकार करेंगे सर या आप इंतजार करेंगे अभी? देखिए, मैं कहूंगा कि चुनाव परिणाम सकारात्मक दिशा में जा रहे हैं। निर्णायक रूप से अंतिम निर्णय आने के उपरांत ही निर्णय ले, परंतु हम आश्वस्त हैं ये जो दिशा दिख रही है, ये दिशा और तेजी से आगे बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी शानदार, अभूतपूर्व और ऐतिहासिक विजय हरियाणा में प्राप्त करने जा रही है। हरियाणा में आप कह रहे हैं कि बीजेपी जीतने वाली है और अभी कुछ देर पहले ही हमने सुना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, वो तो पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं उनको जो रिपोर्ट्स मिल रही है उसके हिसाब से बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। देखिए, मेरा ये मानना है कि अभी चूंकि अभी 10:30 भी नहीं बजे हैं, तो अंतिम चुनाव परिणाम के बारे में किसी भी गंभीर व्यक्ति को ऐसे जिसे कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक स्टेटमेंट, निश्चयात्मक वक्तव्य नहीं देना चाहिए। और हो सकता है हुड्डा जी के ऊपर कोई कंपल्शन हो या कोई ऐसी स्थिति हो, परंतु जो सामने दिखाई पड़ रहा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि जो ट्रेंड दिख रहा है वो डिसाइसिव मैंडेट इन फेवर ऑफ बीजेपी का दिख रहा है। आप कह रहे हैं कि जो अभी तक रुझान सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो बीजेपी के पक्ष में सर कौन सा फैक्टर यहां पर काम कर गया? यहां मेरे साथ पत्रकारों का बड़ा पैनल मौजूद है और इनमें से कुछ कह रहे थे कि अगर यहां बीजेपी के पक्ष में यह फैसला आता है तो कुल मिलाकर हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर से वो जाट वर्सेस नॉन जाट वाला कार्ड चल गया। सुधांशु जी, देखिए, मेरा मानना है जिन लोगों का उद्देश्य जातियों के मध्य
घृणा, विद्वेष और वैमनस्य पैदा करके राजनीति करना है, वो इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। मैं तो बहुत छोटी सी बात कहता हूं, जाट रेजिमेंट भारत की सेना की है और उसका उद्घोष वाक्य क्या है? जाट बलवान जय भगवान। और राहुल गांधी ने क्या भगवान के नाम की शपथ ली है? नहीं ली है संसद में, या ये अंग्रेजी में लिया है सोलमनी अफर्म। तो भगवान के नाम की शपथ नहीं ली मगर भगवान के नाम की फोटो दिखाई है। भाई इतनी आस्था थी तो भगवान के नाम की शपथ लेके दिखाते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यहां पर विषय जात बिरादरी का नहीं है, यहां पर विषय एक समेकित विकास का है। और जहां तक अगर मैं एक बात कहूं तो मात्र 1 साल पहले तक हमारे हरियाणा के अध्यक्ष भी जाट थे, राजस्थान के अध्यक्ष भी जाट थे, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आज भी जाट हैं, जहां जाट आबादी बहुत कम मानी जाती है और संवैधानिक पद पे भी थे। तो ऐसा नहीं है कभी कोई कहता है ये हो गया वो हो गया, हम सबको समान रूप से देखते हैं। और मैं कांग्रेस पार्टी से तो ये कहना चाहूंगा, चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया जो आज तक के सबसे बड़े जाट नेता रहे तो कांग्रेस पार्टी ने, और चौधरी 89 में मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया तो मुलायम सिंह जी ने और वीपी सिंह ने मिलकर, जो समाजवादी पार्टी में इनके साथ है। तो अगर आप परंपरागत रूप से देख लें तो जो ये सोच रहे थे अगर जात बिरादरी के हिसाब से भी, तो वो जो ऐतिहासिक जो सत्य है उनके साथ मैच खाता नहीं दिखता। सर हालांकि देखिए अभी नतीजे तो है नहीं, हम सब जानते हैं कि शुरुआती रुझान है और हम सभी कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा और इंतजार कर लेना चाहिए 11 बजे तक का कम से कम, ताकि कंसोलिडेट हो जाए ये रिजल्ट्स। लेकिन ये जो रुझान है कि बीजेपी वो बहुमत वाला आंकड़ा 46 का और उसको भी पार करके 50 पर अभी खड़ी हुई है, कांग्रेस 35, मतलब 2014 में जब पहली बार बीजेपी ने सरकार हरियाणा में बनाई थी तब भी 47 का नंबर था और उससे भी आगे 50 पर इस समय बीजेपी है। तो ऐसे में एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट ये नंबर आना, इसके पीछे वजह आपको क्या लग रही है सर? क्या फैक्टर काम कर गया? देखिए मैं एक बार पुनः कहूंगा कि अंतिम निर्णय आने के बाद ही अंतिम निष्कर्ष निकालना चाहिए, परंतु जो ट्रेंड दिख रहे हैं तो ये गंभीर सवाल भी होगा। सभा में भी भले ही एग्जिट पोल हमारे पक्ष में थे, वो एग्जिट पोल एकदम सटीक नहीं निकले, और यदि यहां पर भी ये बात आता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेथोडोलॉजी या कोई व्यवस्था में कोई ऐसी त्रुटि हो सकती है जो उन विशेषज्ञों को इसके बारे में विचार करना चाहिए कि असेसमेंट में गलती कहां हो रही है। या तो हो सकता है जनता इतनी समझदार हो गई कि वो अपना अभिव्यक्त नहीं कर रही है, या फिर प्रक्रिया को में वो कहीं ना कहीं वातावरण से प्रभावित हो रहे हैं। अब जो भी बात रही हो, ये तो उनके विशेषज्ञों के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। ठीक है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सर जब तुलना की जा रही थी तो बीजेपी कमोबेश जम्मू कश्मीर में ज्यादा उत्साहित नजर आ रही थी नतीजों के दिन से पहले, लेकिन आज जैसे जैसे का रुझान सामने आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर जितनी उम्मीद की थी क्या उस हिसाब से ये रुझान अभी तक जो देखने के लिए मिले हैं जम्मू कश्मीर के, इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए जम्मू कश्मीर में, जैसे मैं हरियाणा में कह रहा हूं हमारे लिए बहुत अच्छे रुझान है, फिर भी मैं कह रहा हूं अंतिम परिणाम आने तक निष्कर्ष निकालने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यही हम जम्मू कश्मीर में भी कह रहे हैं। और अभी शुरुआत में तो हम कश्मीर घाटी में भी कुछ सीटों पर आगे दिखाई पड़ रहे थे। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम जम्मू कश्मीर में, जम्मू रीजन में स्वीप करेंगे और कश्मीर क्षेत्र में भी हमारे समान विचार रखने वाले बहुत से दलों के साथ हमारा समर्थन हो सकता है। तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के बारे में भी अंतिम परिणाम आने के बाद ही निष्कर्ष निकालना चाहिए, क्योंकि आपके अभी जो रुझानों में भी कोई बहुत क्लियर पिक्चर नहीं दिख रही है। सही कह रहे हैं आप सर, जो रुझान आ रहे हैं उसमें भी नंबर लगातार बदल रहा है, तब्दील हो रहा है। और देखिए ना हरियाणा को लेकर ये नंबर बदल गया है, वो 55, 52, 51, 50 से होते हुए अब बीजेपी जो है वो 48 पर आ गई है और कांग्रेस फिलहाल 34 पर खड़ी हुई नजर आ रही है। तो हरियाणा को लेकर अभी भी लेकिन इन रुझानों में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा जो 46 वाला है उससे 2 आगे 48 पर इस वक्त कंफर्टेबल पोजिशन पर सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी नजर आ रही है। सुधांशु जी, ये जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं इसमें हम एक ट्रेंड देख रहे हैं और वो ये कि जो बीजेपी ने अपने मंत्रियों को रिपीट किया है, टिकट देकर उनको उम्मीदवार बनाया, वहां पर पार्टी को झटका लग रहा है सर। हालांकि 4 मंत्री और कुल 15 विधायक जिनके टिकट काट दिए गए, उस लेवल पर आपको लगता है टिकट बंटवारे के लेवल पर कुछ और सख्ती बरतनी चाहिए थी? एंटी इनकम्बेंसी की शायद वहां पर काट हो सकती थी सर? देखिए मेरा मानना है कि रुझानों के आधार पर परिणामों का विश्लेषण करने से हमें बचना चाहिए और परिणाम आने के उपरांत भी उसका विश्लेषण बहुत व्यापक तथ्यों के आधार पे, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, एक व्यापक विश्लेषण के आधार पे होता है, जिसमें 1-2 केवल इतनी आसानी सहज रूप में नहीं कर सकते। चुनाव परिणाम के बाद हम अपनी विजय प्राप्त करने के बाद भी विश्लेषण करेंगे, जहां जहां पे कमी रह गई होगी उसके बारे में सुधार करेंगे आने वाले समय में, ताकि और अच्छी विजय की तरफ बढ़ सके। और जो भी नतीजा है सर हरियाणा और जम्मू कश्मीर का, आपको लगता है कि केंद्र सरकार
और ओवरऑल राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी उसको लेकर इसका असर पड़ेगा। और आने वाले समय में जो अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें महाराष्ट्र और झारखंड लाइन में आगे इंतजार कर रहे हैं, उस पर भी जो भी फैसला आएगा, जिसके भी पक्ष में आएगा, वो मोमेंटम आगे मदद करेगा सर उसको। देखिए, एक बात तो बिल्कुल निश्चित है, आपके पैनल पे जो भी लोग बैठे होंगे, हमारे विरोधी दल के प्रवक्ता हों अथवा राजनीतिक विश्लेषक हों, हमारे पक्ष का विचार रखते हों या विपक्ष का विचार रखते हों, एक बात तो स्पष्ट है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अब भारत की राजनीति में इस प्रकार केंद्र में आ गई है कि हम सत्ता में हो या प्रतिपक्ष में, राजनीति की धुरी हम ही हैं। जहां पर हमारा वजूद बहुत कम माना जाता है, उस कश्मीर घाटी में भी हमारे ही खिलाफ बोला जाता है। आज बताइए, हरियाणा में सारे दल गठबंधन में चुनाव लड़े और कांग्रेस जैसी पार्टी भी आम आदमी पार्टी से गठबंधन में चुनाव लड़ने का पूरा प्रयास किया, वो गठबंधन नहीं बन पाया। अर्थात यहां भी जहां 10-12 साल पहले भाजपा का अस्तित्व नहीं माना जाता था, आज सारे दल मिलकर उसके खिलाफ लड़ रहे। तो मुझे लगता है ये भारत की राजनीति में एक युगांतर है। चुनाव परिणाम किसी भी राज्य के कुछ भी रहे, ये एक पैराडाइम शिफ्ट, जिसे कहते हैं ना कि एक वाटरशेड एरा भारत की राजनीति में स्थापित हो चुका है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने करने में सफलता हासिल की। बहुत शुक्रिया सुधांशु जी, अपनी बात रखने के लिए। इंतजार करना होगा सुधांशु त्रिवेदी ये कहते हुए, लेकिन साथ ही साथ इस बात को रेखांकित करते हुए कि साहब भारतीय राजनीति में जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, इस बात को समझना होगा कि अब भारतीय राजनीति की दूरी जो है वो बीजेपी के इर्द गिर्द ही सिमटती हुई नजर आती है। और इस बीच नंबर आप देख रहे हैं, हरियाणा बीजेपी जादुई आंकड़ा बहुमत वाला 46, उससे पार 48 पर इस समय खड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी 34 पिछड़ गई है। जादुई आंकड़े से बहुत पीछे कांग्रेस इस समय हरियाणा में नजर आ रही है। एनएलडी के खाते में 2 सीटें जाती हुई, अन्य के खाते में 6 सीटें जाती हुई। और कहां तो एक समय में ऐसा लग रहा था जैसे हरियाणा में कांग्रेस की सुनामी आने वाली है। 65 के आंकड़े को कांग्रेस पार्टी टच कर गई थी, लेकिन वहां से घटते 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 जादुई आंकड़े से नीचे फिसलते हुए कांग्रेस इस समय 34 पर है। बीजेपी का आंकड़ा 48 पर पहुंचा हुआ है इस समय। जादुई आंकड़ा बहुमत वाला 46 का, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटें, उसको पार करके अभी की स्थिति में बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। हालांकि फिर बता दूं कि अभी 10:32 का समय हो रहा है, मतलब करीब 2.5 घंटे की काउंटिंग हुई है। और ऐसे में क्या तस्वीर बदलेगी, या फिर यहीं से अब ये इसी रूप में रुझान जो है वो नतीजों में कंसोलिडेट होते जाएंगे, इसको लेकर अभी कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। शायद 11 बजे तक का इंतजार करना चाहिए पंकज जी। 1 बजे तक का इंतजार कीजिए, कम से कम 1 बजे तक। आप तो काम बढ़ा रहे हैं सर मेरा। एक चीज और, सुधांशु जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि चुनाव के जो रुझान हैं वो सकारात्मक दिशा में जा रहे हैं। एक बात समझ में नहीं आती कि महीनों पहले से राज्यों में दशा कुछ और दिखाई देती है, और जिस दिन मतगणना होती है उस दिन दिशा पता नहीं कैसे सुधांशु जी के मुताबिक सकारात्मक हो जाती है, उनके पक्ष में चली जाती है। यही मध्य प्रदेश में हुआ। नहीं, अभी कुछ देर पहले तक तो 65 हो गया था कांग्रेस, तब तो आप भी मान रहे थे सकारात्मक हो गई दिशा। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो छत्तीसगढ़ में हुआ, कुछ वैसा ही हरियाणा में होता दिखाई दे रहा है अगर हो गया तो। और ये देखिए जरा, हरियाणा के अंदर जो मामला है वो बहुत करीबी चल रहा है। रोहतक से बीजेपी के मनीष ग्रोवर जो हैं वो सिर्फ 542 वोटों से ही आगे चल रहे हैं। बीजेपी 9, कांग्रेस 3 सीटों पर। 1000 सीटें ऐसी हैं जिसके अंतर से, माफ कीजिएगा, 1000 वोट ऐसे हैं जिसके अंतर से दोनों पार्टियां जो हैं वो आगे पीछे चल रही हैं। मतलब पिक्चर अभी बाकी है। और पंकज जी कह रहे हैं 1 बजे तक इंतजार करो। आपको क्या लग रहा है, कब तक क्लियर हो जाएगा मामला? मैं तो चाहता हूँ आपकी एंकरिंग 11 बजे समाप्त हो जाए, सारे नतीजे तुरंत आ जाएं, क्योंकि आप सुबह से इतनी एनर्जी के साथ कर रही हैं। लेकिन मुझे जो अभी पंकज जी कह रहे थे ना, ये जो मतलब क्या कहते हैं, किसी पर भी संदेह करना किसी तुरंत, ये थोड़ा ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि अभी तो जिन राज्यों के ये नाम गिना रहे थे, उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा के चुनाव में भी दिशा सकारात्मक दिख रही थी, वो अचानक नकारात्मक हो गई। तो जनता के मूड का हमें नहीं पता होता। हम जबरदस्ती ऐसी ऑफिस में बैठ के पंडित बने रहते हैं। मैं खुद अपनी बात कह रहा हूँ, मैं इस बार हरियाणा में गया ही नहीं। लेकिन हमारा सोर्सेज क्या है? हमारे सोर्स हैं सेकेंडरी सोर्सेज। आप अखबार में पढ़ते हो, रुमाना को सुनते हो, दिवांग सर जैसे वरिष्ठ लोगों को सुनते हो, तो इन चीज़ों के आधार पर आप आकलन बनाते हो। और जो पोलस्टर हैं उनके भी तो सारे पोल जो कह रहे थे इस बार, जबकि मार्जिन का परसेंटेज 5 से 10 कर दिया उन्होंने, बावजूद इसके परिणाम उससे भिन्न नजर आ रहे हैं। और इस बीच देखिए जरा किस तरीके से निर्दलीय जो हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। हिसार से निर्दलीय सावित्री जिंदल, वो 3836 वोट से बढ़त बनाए हुए हैं। बहादुरगढ़ से
निर्दलीय राजेश जून वो 3,587 वोटों से बढ़ाए हुए हैं। हरियाणा के रुझानों में ये बड़ा उलटफेर जो फिलहाल हो गया है। हरियाणा में कांग्रेस 34 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। बीजेपी जादुई आंकड़ा 46 का पार करके 48 सीटों पर खड़ी हुई नजर आ रही है। कालका से भी निर्दलीय है गोपाल, उन्होंने बढ़त बनाई हुई। अंबाला कांड से निर्दलीय चित्रा सरवरा 943 वोट से वो आगे चल रही है। गन्नौर निर्दलीय देवेंद्र कादियान है, वो 3,572 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर कितने तो ये निर्दलीय ही आ गए हैं जो आगे बढ़त बनाए हुए हैं। कहां तो ये फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच आर पार वाली थी, लेकिन मामला अब पेचीदा हो गया। जी रोमाना, रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब है। सर, काउंटिंग चल रही है, क्या रिपोर्ट्स आपके पास है? और शुरुआती बढ़त के बाद कांग्रेस पिछड़ गई है, इसकी क्या नहीं, वजह? कहीं नहीं पिछड़ी कांग्रेस। कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, बहुमत कांग्रेस का आ रहा है। कितनी सीटें आपको लग रहा है आज के दिन में? बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। जो सीटों में थोड़ा पीछे हुई है कांग्रेस, आपको लगता है कहीं पीछे नहीं हुई है। और क्या फैक्टर मानते हैं जो कांग्रेस जीत रही है अगर, तो उसके पीछे फैक्टर क्या है? इनकी विफलताएं। हुड्डा साहब, क्या आपकी कामयाबी? चलो ठीक है। क्या मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब है सर, एक अच्छा प्रदर्शन। तो देखिए, जिस सवाल का जवाब नहीं देना वो जवाब नहीं दे रहे, लेकिन दावा कर रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि जो फिलहाल जो आंकड़े हैं वो पलटेंगे और कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाएगी। रोमाना, बिल्कुल, देखिए अभी तो आंकड़ों में कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अभी तो आंकड़ों में बीजेपी जो है वो बहुमत का आंकड़ा पार करके सरकार बनाने की पोजीशन में नजर आ रही है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन आंकड़ों को पूरी तरीके से खारिज करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी भी पूरी तरीके से आश्वस्त की तस्वीर बदलेगी, हरियाणा में बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएगी, ये हुड्डा की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि हरियाणा के रुझानों में तो बड़ा उलटफेर हो गया है। कहां तो कांग्रेस पार्टी जो है वो 60 से आगे बढ़कर 65 पर पहुंच गई थी, लेकिन अब खिसक कर 35 पर आ गई है। बीजेपी जो है अभी भी बहुमत के आंकड़े को पार करके 47 पर आ गई है बीजेपी। हालांकि आपको बता दें बीजेपी का नंबर भी 55 तक टच कर गया था, उससे घटते घटते अब बीजेपी भी 47 पर आ गई है, पर कांग्रेस अभी भी 35 पर है। और जानकारी ये बता रहे हैं कि बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहां पर महज 1000 वोट के आसपास का अंतर है, जिससे आगे पीछे का यह खेल चल रहा है। लेकिन फिलहाल अहिरवाल क्षेत्र में बीजेपी को जबरदस्त बढ़त मिली हुई है। हरियाणा के रुझानों में अहिरवाल क्षेत्र जहां से बीजेपी को फायदा मिल रहा है। देखिए, राव इंद्रजीत के जाने के बाद बीजेपी को हमेशा इसका फायदा मिला। अब की बार ये था कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। और जहां तक आपने बात की, करीब 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर 1000 के आसपास का मार्जिन है। लेकिन आपको पता है, एक दिलचस्प बात मैं बता दूं, राव इंद्रजीत का आपने नाम ले लिया, अहिरवाल क्षेत्र में बीजेपी अच्छा कर रही है, हम कह रहे हैं, लेकिन अटेली सीट जहां से राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव चुनाव मैदान में है, अटेली पर बीजेपी पिछड़ रही है। मतलब राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव अपनी सीट पर पिछड़ रही है। देखिए, अटेली से बीएसपी के कैंडिडेट रतनलाल, वो काफी दिन से फील्ड में लगे हुए हैं। अटेली में राव इंद्रजीत को हराने के लिए पूरी भाजपा लगी हुई थी। आप ये तय मानिए कि भाजपा के लोग अटेली में राव इंद्रजीत को हराना चाहते हैं, आरती को, और बादशाहपुर में राव इंद्रजीत के लोग राव नरवीर को हराना चाहते हैं। ये जो क्रॉस वोटिंग हो रही थी, जो फाइटिंग थी, इसका नुकसान वहां पर हो रहा है अटेली में। बिल्कुल, अटेली में यहाँ पर फिलहाल आरती राव पिछड़ रही हैं, आंकड़ा बदल रहा है। बीजेपी 47 पर आ गई है, कांग्रेस 35 पर है, और लगातार अहिरवाल क्षेत्र जहां पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन अब बीजेपी जादुई आंकड़े पर आकर खड़ी हो गई है। एक और घटा बीजेपी का नंबर 46 पर, अब कांग्रेस और बढ़ी 37 पर कांग्रेस आगे बढ़ती हुई अब नजर आ रही है। और फासला जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच अब वो कुछ घटता हुआ नजर आ रहा है। हाँ जी आनंद जी, ये किस तरफ अब बढ़ रही है इन दोनों की गाड़ी? मैं तो एक ढलान एक चढ़ान, बहुत टफ और क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला है। मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है हरियाणा के पुराने दौर में लौटने वाला है। बड़ी आया राम गया राम वाली जो पॉलिटिक्स होती थी ना, अगर खुदा न खास्ते यहाँ कांग्रेस की सरकार, मैं अगर को बार बार अंडरलाइन कर रहा हूँ, अगर यहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं बनी तो बहुत बड़ा संदेश जाएगा और कांग्रेस ने जो एक मोमेंटम गेन किया है पूरे देश में, उस पर ब्रेक लगेगा। कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा। आप कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस क्लियर कट मेजोरिटी से नहीं आती तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा। याना क्या कहना चाह रही है? आई एम सरप्राइज्ड बिकॉज बीजेपी देमसेल्फ वो प्रिपेयर्ड ही नहीं थे कि वो जीतेंगे। कोई सीएम कैंडिडेट ही नहीं है अभी तक अनाउंस किया, वो पता ही नहीं कौन। कहाँ? हरियाणा में नहीं, नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही चुनाव लड़े, वो अनाउंस करके बाकायदा। पता नहीं, लेकिन तो सैनी साहब के नाम पर चुनाव लड़े। ये अलग बात है। वहां से जो बात सामने निकल कर आ रही थी कि राव इंद्रजीत और उनकी बेटी को हराने के लिए वहां पर सब लड़े हुए हैं, क्योंकि वो सीएम की कुर्सी को लेकर नेतृत्व जो है वो नायब सिंह सैनी के नाम का ऐलान कर देता है। तब भी चाहे अनिल विज हो, चाहे राव इंद्रजीत हो, सब दावे ठोक रहे हैं सीएम की कुर्सी पर। अभी ये कहना कि कौन फेस होगा बीजेपी का, ये जल्दबाजी है। आंकड़े
चलिए, जल्दबाजी है, अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता के शर्मा हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। के शर्मा जी का पहले रुख करेंगे। हरियाणा चुनाव की कमान पूरी तरीके से के शर्मा जी ने बीजेपी के लिए अपने हाथ में थामी रखी। रोहतक में डेरा भी डाला हुआ था के शर्मा जी ने। और जानते हैं आज जब आंकड़े आए हैं के शर्मा जी, क्या हो रहा है? मतलब मैं सुबह से एंकरिंग कर रही हूँ सर, यहाँ तो रोलर कोस्टर राइड हरियाणा में, कहाँ जाकर ये रुकने वाली है गाड़ी? के शर्मा जी। नहीं, मैं रोमाना जी आपकी एंकरिंग सुबह से सुन भी रहा हूँ और सुबह के माहौल 1 घंटे के वो मैंने देखे और बहुत से मैंने यहाँ पर बड़े बड़े वो भी सुने बातें भी सुना मैंने। लेकिन जो परिणाम इस समय दिख रहा है, जो सकारात्मकता की ओर बढ़ रहा है, हमारे पक्ष में बढ़ रहा है, मैं समझता हूँ कि अंतिम समय तक जो है ये परिणाम निश्चित तौर से इसी तरह रहेंगे और हम हरियाणा में पूर्ण बहुमत की एक बार पुनः सरकार बनाएंगे। तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर बनेगी और हम इसी विश्वास के साथ वहाँ चुनाव लड़े थे। और आपने ठीक कहा, मैं रोहतक में था और मैं वहाँ की ज़मीनी स्थिति को समझ सकता हूँ। मैंने यहाँ कई पत्रकार मित्र हैं जिनके साथ कई डिबेट में भी पार्टिसिपेट किया। मैं कहता था कि ये जब कोई चुनाव में बढ़त बनाता है तो उसकी लिमिट नहीं होती, वो कहाँ तक जाता है और ये कई बार चुनावों में देखने को मिला है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अंत में भारतीय जनता पार्टी इसी रूप में अब ये नंबर्स जो है वो कंसोलिडेट होंगे। फिलहाल अपने दम पर बीजेपी हरियाणा में बहुमत वाले आंकड़े को पार करके हासिल करते हुए खड़ी नजर आ रही है। 46 वाला आंकड़ा जो हरियाणा विधानसभा का जादुई आंकड़ा है। और देखिए किस तरीके से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनकी लीड देखिए। अपनी गांव से राजेश नागर बीजेपी के उम्मीदवार 11,000 से ज्यादा वोटों की लीड के साथ। इसी तरीके से राहुल गांधी की जो प्रचार वाली 12 सीटें हैं वहां का आंकड़ा भी एक सामने निकल कर आ रहा है। दिलचस्प नंबर हमने निकाला है कि उन सीटों पर कौन आगे कौन पीछे, इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। कैसे 8 सीटें, वो 8 सीटें जहां राहुल गांधी प्रचार के लिए उतरे थे वहां पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। राहुल गांधी 12 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया। वो विजय संकल्प रैली 3 दिन की राहुल गांधी ने हरियाणा में निकाली और वो जीटी रोड बेल्ट वाला इलाका जो बीजेपी का गढ़ है वहीं पर राहुल गांधी की तरफ से रैली की गई और वहां उन 12 सीटों में से फिलहाल 8 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। जल्दी से अब अभय दुबे जी का रुख करते हैं। अभय दुबे जी, वो जिस तरीके का मोमेंटम नजर आ रहा था, एग्जिट पोल के आंकड़े, कांग्रेस के नेताओं के बड़े बड़े दावे, लेकिन यहां तो सब ऐसा लग रहा है जैसे गुब्बारे की हवा निकल गई। हरियाणा में मामला फुस हो गया क्या? हाँ, देखिए, रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को खुश होने दीजिए, परिणामों में कांग्रेस पार्टी और हरियाणा प्रसन्न होगा। हमारी जो सूचना है उसके अनुसार अभी भी कांग्रेस पार्टी को एज अभी भी है, जो हमारा इंटरनल फीडबैक है। हमारे पास अभी 52 से 55 सीट्स पर हम लोग हमारा जो इनपुट्स है उसमें आगे हैं। कई बार आप लोगों के पास और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास वो सूचनाएं देर से आती है। भारतीय जनता पार्टी भी अंदर से इस बात को जानती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर भी अगर आप देखेंगे तो 2% वोट परसेंटेज में एज है कांग्रेस को अभी भी। 40.57 हमारा है और उनका 38% वोट शेयर है। हरियाणा में किसान, पहलवान, जवान, नौजवान सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया है। अभी कुछ समय के लिए परिणाम जब स्थिर होंगे तब आप महसूस करेंगे कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में दोनों कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी अपने साझा सहयोगियों के साथ सरकार का जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा अलग अलग करके अगर बात करेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी, दर्शक भी कंफ्यूज नहीं होगा। हरियाणा की पहले बात करते हैं। वहां तो 10 साल से बीजेपी का राज है ना, और ऐसे में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अगर ये रुझान ही आप मान लीजिए, हालांकि अब 3 घंटे होने को आ रहे हैं, 10:43 इस समय टाइम हो रहा है सर, बीजेपी 46 पर है, मतलब वो जादुई वाला आंकड़ा। और आपके जो स्टार वाले जो बड़े बड़े चेहरे, जिसमें विनेश फोगाट सबसे बड़ा चेहरा, वो भी अपनी सीट से पिछड़ रही है। तो क्या ये बात हैरान नहीं करती है कांग्रेस को? कहां तो कांग्रेस की तरफ से दावा यह था साहब सुनामी आने वाली है, 60, 65, 67, 70 पार तक सब लोग करवा रहे थे, और कहां यहां पर ऐसे लाले पड़ गए कि 37 इस समय कांग्रेस का नंबर है और बीजेपी 46 पर है। अभय दुबे जी, देखिए, कर्नाटका के अगर आप पढ़ेंगे तो उस समय भी यही हुआ था। भारतीय जनता पार्टी एक समय ऐसा था जब कॉन्टेस्ट में दिखाई दे रही थी, मगर एंड ऑफ द डे जब अंतिम परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं कॉन्टेस्ट में नहीं थी। हरियाणा में भी हूबहू यही होगा। जो शुरुआती रुझान आप बता रहे थे वही परिणाम अंततः आएंगे। अभी आप हुड्डा जी को आपने सुना, हमारा जो इंटरनल फीडबैक है, हम बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ हरियाणा में भी सरकार बना रहे हैं। और हरियाणा में क्या किसान भूल पाएगा
किश उपकरण के सिर में गोली मार दी, करनाल में लहूलुहान कर दिया। ये किसान भूलने वाला नहीं है। वहाँ बेटियों को, हरियाणा के पहलवानों को कैसे दिल्ली के दरवाजे पर प्रताड़ित किया, ये क्या हरियाणा की जनता इन जख्मों को भूल सकती है? कतई नहीं। तो जो परिणाम है, आपने जो राहुल गांधी जी की रैली का जिक्र किया, तो राहुल गांधी जी के वजह से ही हरियाणा में और खड़गे साहब की वजह से हरियाणा के चुनाव परिणाम कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होंगे और जम्मू कश्मीर में भी होंगे। हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। ठीक है, तो के शर्मा जी, तो इंटरनल असेसमेंट की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो मामला वहीं जाकर सेटल होगा। कांग्रेस अभी भी पूरी तरीके से आश्वस्त की सुनामी आने वाली है कांग्रेस की हरियाणा में। के शर्मा जी? नहीं, देखिए, मैं तो रोमाना जी, इस जो चुनाव कराते हैं और जो मतगणना करते हैं वो चुनाव आयोग, मैं तो उनके जो परिणाम है मैं उसको मानता हूँ। मुझे नहीं पता कि 24 मैंने इनके सोनिया जी के निवास में कोई मतगणना चल रही है या राहुल गांधी या हुड्डा जी के घर में कोई मतगणना चल रही है जहाँ से ये रिजल्ट बता रहे हैं। मैं तो जो आप दिखा रहे हैं, चुनाव आयोग का रिपोर्ट दिखा रहे हैं, मैं परिणाम बता रहे, मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आप दिखा रहे हैं अंतिम तक परिणाम तो चुनाव आयोग सर, अभी तो जलेबियां बनती हुई दिखा रहे हैं हुड्डा जी के घर वाला। सर, जलेबियां बन रही है। के शर्मा जी, एक सेकंड मुझे दिखाना पड़ेगा। जलेबियां बन रही हैं। ये जलेबियां कहाँ बन रही हैं? कढ़ाई रखी हुई है सर, तेल गर्मा गर्म, और उसमें जलेबियां छनना शुरू हो गई हैं सर। ये भोपाल की जानकारी मुझे मिल रही है कि भोपाल कांग्रेस दफ्तर के बाहर ये जलेबियां छन रही हैं। आइए शर्मा जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए, अभी मैं भी मान रहा हूँ कि ये अभी कुछ चरण के चुनाव हुए, यानी मतगणना हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष पर होगा, क्योंकि जो अभी रुझान दिख रहा है वो हमारे पक्ष पर है और अब जो है खुलने लगा और हमारी लीड भी काफ़ी बड़ी हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अंतिम तक हम जो परिणाम आएंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। बाकी ये किसके, ये सब जो कह रहे हैं, ये सब चुनावी बातें जो है बातें अभी नहीं करनी चाहिए, वरना मैं गिना सकता हूँ कि राहुल गांधी ने कितना अपमान वहाँ दलितों का किया और युवाओं का किया। अपने भाषण के अंदर में किस तरह से हरियाणा के युवाओं को अपमानित किया है जाके राहुल गांधी ने, इसका खामियाजा उन्हें भोगना ही पड़ेगा वहाँ। ठीक है, मैं अभय जी का रुख कर रही हूं, लेकिन उससे पहले अनिल विज क्या कह रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार अंबाला कैंट से सुनते हैं। लोगों के दरवाजे तोड़ने शुरू कर देते थे और मैं यही होता था। मैं तो इस चौक को कभी नहीं छोड़ा। मैंने चुनाव लड़ा है, हरियाणा का सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज चुनाव लड़ा। सर, अभी आप खुशी में गीत गा रहे थे, जरा 2 लाइनें अगर हो जाए। क्या बोल उसके शुरू से मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो मिल न सका उसको बुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। गम और खुशी का फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी का फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। चला गया, जिंदगी का साथ निभाता चला गया।
बड़े मनमौजी अंदाज में यहाँ पर गीत गुनगुनाते हुए आप सुन रहे थे अनिल विज को। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि फिलहाल अनिल विज जो है अपनी अंबाला कैंट सीट से कुछ वोटों से पिछड़ रहे हैं। यहाँ पर चित्रा सरवरा जो है उन्होंने लगातार बढ़त बनाई हुई है, निर्दलीय उम्मीदवार अंबाला कैंट सीट से। और ऐसे में ये जो गीत गा रहे थे अनिल विज, कहीं ऐसे तो नहीं है कि एक हारे हुए सिपाही के ये मन की बात है जो वो गीत के जरिए कहीं ना कहीं मीडिया के सामने और देश के सामने और दर्शकों के सामने रख रहे थे, क्योंकि जो मिल गया उसी को मुकद्दर मान लिया। कुछ इसी अंदाज में गीत गाते हुए अनिल विज को आपने सुना। फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से दोनों खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। जल्दी से जरा अभय दुबे जी का रुख करते हैं और अभय दुबे जी से जरा समझते हैं कि सर ये मामला ऐसा लग रहा है क्या कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में यहां पर मात खा गई। कांग्रेस ये मानकर बैठी हुई थी कि 2024 लोकसभा चुनाव देखिए कैसे 19 में 10 की 10 बीजेपी ने जीती थी, इस बार हमने 5 बीजेपी से हथिया लिए हैं, तो विधानसभा चुनाव में तो बट नेचुरल है बीजेपी का ग्राफ और नीचे गिरेगा। लेकिन यहां बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर गई और फिलहाल बीजेपी का आंकड़ा 47, कांग्रेस 36। अभय दुबे जी। अनिल विज साहब ने भारतीय जनता पार्टी के परिणामों का गाना गा दिया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मतलब फिक्रमंद है भारतीय जनता पार्टी परिणामों को लेकर अंदर से। ये बात हम पूरी आश्वस्ति से कह सकते हैं कि हरियाणा इस बार कांग्रेस पार्टी को निर्णायक बढ़त के साथ अच्छे प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का अवसर देगा। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी गाना गा रहे थे वो इस बात का संकेत है और सूचक है। जो उन्होंने किया है उनकी सरकार में रहते हुए वो उनको भुगतना पड़ेगा उन परिणामों को। तो मुझे लगता है कि जो किसान, नौजवान, पहलवान, जवान, मुझे एक काम कोई भारतीय जनता पार्टी बताए जिससे वो आश्वस्त हो कि सरकार उनकी बनने वाली है। अग्निवीर को लेकर आंदोलित था पूरा हरियाणा। मैं जवाब ले लेती हूं सर, मैं जवाब ले लेती हूं, लेकिन बता दें आपको फतेहाबाद से एक बार फिर से जो दूडाराम है वो जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़त उन्होंने बनाई हुई है। फतेहाबाद से एमएलए सिटिंग और उन्हीं को बीजेपी ने एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतारा और फतेहाबाद अपनी सीट पर पकड़ बनाए हुए दूडाराम नजर आ रहे हैं। यहाँ पर वजन लाल के भतीजे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। फतेहाबाद बीजेपी के एमएलए उन्हीं पर फिर से दाव लगाया बीजेपी ने और वो अपनी सीट पर बढ़त बनाए हुए। और ऐसे में देखिए हरियाणा बीजेपी 47 और कांग्रेस 36, यही इस समय रुझानों की कहानी है। रुझानों में बीजेपी फिलहाल बहुमत का आंकड़ा पार करके कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आ रही है। और जो रिजर्व सीटें हैं, एससी सीटें, उसमें कांग्रेस 10, बीजेपी 7, मतलब कुल 17 एससी रिजर्व सीटें हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में, जिसमें कांग्रेस 10 पर बढ़त बनाए हुए है, बीजेपी 7 पर बढ़त बनाए हुए है। फतेहाबाद से बीजेपी के दूडाराम 3405 वोटों से आगे चल रहे हैं। रिजर्व सीटों में कांग्रेस 10, बीजेपी 7 पर बढ़त बनाए हुए है। तो कहां जाकर थमेगा हरियाणा का ये चुनाव नतीजा, जिसपे फिलहाल तो ऐसा लग रहा है साफ तौर पर बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। 47 पर कांग्रेस, 36 पर पिछड़ती हुई बीजेपी के मुकाबले। लेकिन फिर भी अभय दुबे जी कह रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी ने ऐसा किया क्या कि बीजेपी ये जीत हासिल करे। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अगर बीजेपी जादुई आंकड़ा अपने दम पर हासिल कर रही है तो ये हैरान कर रहा है कांग्रेस को। के शर्मा जी, ये मैजिक क्या है, जरा बताइए। आप अभय दुबे जी सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, मैजिक बहुत सही है वहां पर। रोमाना जी, जिस ढंग से 10 साल की है जो सरकार है भाजपा की, जिस ढंग से वहाँ डेवलपमेंट के काम किया, खर्ची पर्ची के बगैर जो है युवाओं को रोजगार वहाँ पर मिला है, जिस ढंग से 24 फसलों की जो है एमएसपी पर खरीदी हुई है जो पूरे देश भर में कहीं नहीं हुई है, जिस ढंग से 500 रुपया पे वहाँ गैस सिलेंडर दिया है, लोगों को घर घर में शौचालय बना है। और मैं एक एवरेज कह सकता हूँ, यदि आप वहाँ डेवलपमेंट का देखें तो हर गाँव में लगभग 5 करोड़ रुपए के वर्क हुए हैं। और इन्होंने क्या किया वहां पर उस अपने 10 सालों के अंदर में? पर्ची क्या अभी भी नहीं माने। जब ये कैंपेन कर रहे थे इनके नेता तो चिल्ला चिल्ला के कहते थे पहले रिश्तेदारों को नौकरी देंगे, अपना घर भरेंगे, फिर सोचेंगे। अरे कुछ तो जवाब देते। और उसका समर्थन करने कौन चले गए? राहुल गांधी आसंद में, उसी प्रत्याशी का। और एक प्रत्याशी नहीं, नीरज शर्मा यहाँ जो है फरीदाबाद में इसी तरह की बातें कर रहे हैं। मतलब खुलेआम भ्रष्टाचार करेंगे, खुलेआम अपना घर भरेंगे, ये आप कहते थे। फिर इसके बाद अपने ही घर के अंतर्कलह, अपने ही जो नेताओं को गाली गलौज, ये भ्रष्टाचार वाले मुद्दे से जो बीजेपी ने घेराबंदी की कांग्रेस की, वो 10 साल पुराना कांग्रेस का 10 साल वाला राज, जिसमें खर्ची पर्ची को लेकर, वो दामाद, डीलर, दलाल को लेकर बीजेपी ने सीधे कांग्रेस पार्टी की घेराबंदी की। वही पुरानी यादें शायद जनता
के जहन में याद ताज़ा कर दी और इसी वजह से कांग्रेस का ये हाल कि कांग्रेस 36 और बीजेपी 47। हालांकि रुझान है, लेकिन रुझान तो फिलहाल यही कह रहे हैं कि इतिहास बीजेपी रचने वाली है। हैट्रिक सत्ता में हरियाणा की बीजेपी लगाने जा रही है। अभय जी, इतिहास होकर रह जाएगी भारतीय जनता पार्टी। ये खर्ची पर्ची की बात कर रहे हैं। 28 भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में स्कैम हुआ है, युवाओं के भविष्य को लूट लिया। पर आपकी बातें सबसे बड़ी बेरोजगारी जनता के साथ। बीजेपी 47 पर है, कांग्रेस 36 पर है। 3 घंटे हो रहे हैं सर, 3 घंटे गिनती को 11 बजने वाले हैं। अरे 2 घंटे बाद आप बात कीजिएगा। बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है। ये अंतर कई चैनलों में और थोड़ा सा कम है जो आप दिखा रहे हैं, लेकिन जो हमारा फीडबैक है, हम 55 to 60 सीट्स, अभी आपने बताया कि 15 सीटें ऐसी जहां 1000 वोट का अंतर है, तो वो देर नहीं लगेगी बदलते हुए। और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं हमारे काम के आधार पर। और भारतीय जनता पार्टी ने जो भीषणतम भ्रष्टाचार किया है, अराजकता फैलाई, था क्या, इनने काम गिनाए नहीं। इनके पास सिर्फ कम्युनल पोलराइजेशन के अलावा कुछ भी नहीं है, ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर कम्युनल पोलराइजेशन पर चुनाव लड़ते तो आपको इस बात का आभास हो जाएगा कि काम गिनाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। चलिए, तो सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई है, 3 घंटे पूरे होने को आ रहे हैं और अभी का आंकड़ा ये बता रहा है कि बीजेपी हरियाणा में दोबारा से सरकार बनाती हुई, दोबारा नहीं बल्कि तीसरी बार सत्ता हैट्रिक लगाती हुई सत्ता की हरियाणा में बीजेपी नजर आ रही है। जादुई आंकड़ा 46 वाला, बीजेपी फिलहाल 47 पर, कांग्रेस 36 सीटों के साथ बीजेपी से बहुत पिछड़ती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया के शर्मा और अभय दुबे जी हमारे साथ बने रहने के लिए। जहां एक तरफ के शर्मा बीजेपी के 10 साल के बढ़िया कामों को इसकी वजह गिना रहे हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से अभी हार मानी नहीं जा रही और कांग्रेस कह रही है इंतजार कीजिए, 1-2 घंटे का और इंतजार कीजिए, यह आंकड़ा बदलेगा। कांग्रेस अभी भी अपनी जीत के दावे पर बरकरार है। लेकिन फिलहाल हरियाणा का आंकड़ा आपके सामने, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटें, बीजेपी 47, जादुई आंकड़े के पार, बीजेपी अपने दम पर। कांग्रेस गठबंधन में 36 सीटों के साथ बीजेपी के मुकाबले बहुत पीछे पिछड़ती हुई, आईएनएलडी के खाते में 2 सीटें जाती हुई। अन्य जो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं 5 सीटों पर, वो भी अपनी बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। और लीजिए, बीजेपी और आगे निकली है, बीजेपी ने और बढ़त बना ली है, बीजेपी 49 पर पहुंच गई है। हरियाणा 90 विधानसभा सीटें और बीजेपी का आंकड़ा और बढ़ा 49 पर। इस समय बीजेपी और आगे बढ़ते हुए कांग्रेस 35 पर इस समय आ गई है। आईएनएलडी की 1 सीट जो है वो घट गई है। आईएनएलडी 1 पर ही फिलहाल अपनी बढ़त बनाए हुए, अन्य के खाते में 5 सीटें जाते हुए, तो कुल मिलाकर यहां पर बीजेपी साफ तौर पर लीड लेती हुई नजर आ रही है। मतलब ये आर पार वाली लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच, और इसमें बीजेपी के पक्ष में यहां पर वोट पड़ते हुए, वोट कंसोलिडेट होते हुए फिलहाल तो रुझान यही इशारा कर रहे हैं। अपने दम पर बीजेपी सरकार बनाती हुई हरियाणा में नजर आ रही है। अब ये उसी दिशा में कंसोलिडेशन शुरू हो गया है क्या यहाँ पर? मैं अभी इलेक्शन कमीशन के आंकड़े देख रहा था। भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर 100 वोट से, 22 वोट से, 139 वोट से, 400 वोट से, ऐसे 7 सीटों पर उससे बढ़त है। और कांग्रेस को ऐसे थोड़ी बढ़त कितनी सीटों पर? सिर्फ 2। अच्छा, सिर्फ 2, ठीक है, सिर्फ 2 पर। तो ये है असली स्थिति। अभी आप तस्वीर थोड़ी और स्पष्ट होने दीजिए। आप देखिए, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है, आप अभी भी ये कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन ये तो बड़ा उलटफेर हो गया ना। मतलब सुबह जहां से हमने चर्चा शुरू की थी, क्लियर कट कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस की सुनामी आ रही है, यहाँ तो हवा भी नहीं नजर आ रही फिलहाल आंकड़ों में कांग्रेस की। ये वही है जो निर्दलीय हैं, जो कांग्रेस से रेबल हैं, वो वोट काटे हैं उन्होंने। आप देखेंगे इसमें जहां भी तीसरा उम्मीदवार मजबूत है, वहां पे कांग्रेस बीजेपी जीत रही है। तो मतलब ये तस्वीर साफ हो गई है कि आर पार की लड़ाई, और इसमें वोट कटवा जो है वो निर्णायक साबित हुए और वोट कटवा का फायदा जो है वो बीजेपी को मिल रहा है। ये तस्वीर उभर रही है हरियाणा में। नहीं, मैं नहीं मानता कि वोट काटने की वजह से कोई नुकसान हुआ है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो विधायकों के बयान आए बहुत सारे, उसका नुकसान, उसका जो संदेश नॉन जाट में गलत गया है, और उसका नुकसान यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये चुनाव आयोग की वेबसाइट है, चुनाव आयोग की वेबसाइट क्या बता रही है? 49 पे बीजेपी और 35 पे कांग्रेस। बिल्कुल, ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है इस समय जो एबीपी न्यूज पर भी आप देख रहे हैं। बिल्कुल वही आंकड़ा, हरियाणा 90 सीटें, बीजेपी 49, कांग्रेस 35। ये तो इतिहास बीजेपी अब रच रही है हरियाणा। बिल्कुल यही लग रहा है कि भाजपा तीसरी बार सरकार बनाती दिखाई दे रही है अभी तक तो। और एक चीज़ और देखिए कि जो जाट वर्सेस नॉन जाट की बात हम कर रहे थे, जो भाजपा सीट जीत रही है, अहिरवाल में अगर परफॉर्म कर रही है, फरीदाबाद में परफॉर्म कर रही है, तो नॉन जाट एरियाज हैं वहाँ भाजपा ने अपनी बढ़त बरकरार रखी है।
नॉन जाट एरियाज में बीजेपी ने अपनी बढ़त बरकरार रखी है। अहिरवाल बेल्ट में बीजेपी को बड़ा फायदा मिल रहा है। हरियाणा के रुझानों में बीजेपी को भारी बढ़त, 49 पर बीजेपी। देखिए, मुझे ये लगता है कि दो तरफा मैं आपको रोकूंगी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। यहां पर जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने शाम में महासचिवों की बैठक बुलाई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शाम 5 बजे बीजेपी महासचिवों की बैठक भी बुलाई है। यह भी इस समय की ब्रेकिंग न्यूज है, हम दर्शकों को बता देते हैं। जेपी नड्डा ने महासचिवों की आज शाम 5 बजे एक बैठक बुलाई है। जी, मुझे लगता है ये दो तरफा चुनाव हो गया है और इसमें ये कहना कि किसी ने वोट काटा, क्योंकि ये जब हम कांग्रेस के लिए प्रेडिक्ट कर रहे थे तब मान के चल रहे थे कि 4 से 8% तक उसके वोट शेयर ज्यादा रहेंगे। उस तरह का अगर होता, अब वही लगभग स्थिति दिखाई दे रही कि बीजेपी जिस तरह की जीत की तरफ जा रही है, इसका मतलब वो सारे जो तर्क थे वो सब हवा साबित हो गए हैं। उन सबको जनता ने नकार दिया है और इस जीत के पीछे मतलब ना पहलवान चला, ना किसान चला, ना जवान चला, कोई मुद्दा नहीं चला हरियाणा में। कांग्रेस जिन मुद्दों के सहारे उम्मीदों की लहर पर सवार थी, देखिए ये मुद्दा वही चला जो जाट डोमिनेटेड है। आप एक चीज और देखिए, लोकसभा में 5 सीट भाजपा ने जीती और 5 कांग्रेस ने जीती, लेकिन जहां से जवान भर्ती होते हैं, भिवानी लोकसभा से, गुड़गांव लोकसभा से, वहां भाजपा जीती। अग्निवीर मुद्दे का जो असर था वो भी उस क्षेत्र में कम रहा, झारखंड में ज्यादा रहा। बिल्कुल, और वो देखने के लिए भी मिल रहा है। यहाँ भिवानी की सीटें जो है वहां पर बीजेपी का दबदबा देखने के लिए मिल रहा है, गुरुग्राम में बीजेपी का दबदबा देखने के लिए मिल रहा है। और ऐसे में अभी तक 90 विधानसभा सीटें हरियाणा की और